सिद्धू मूसेवाला का आज दोपहर करीब 12 बजे अंतिम संस्कार होगा और आज ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ सकती है। मूसेवाला केस में दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से इस मामले में पूछताछ की है। उसकी बैरक में तलाशी भी ली गई। वहीं उत्तराखंड में 6 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में बदमाशों ने AN-94 का इस्तेमाल किया था। वहीं हत्या के लिए इस्तेमाल गाड़ियों की नंबर प्लेट भी फर्जी निकली है। यहाँ आपको बता दें कि मानसा में सरकारी अस्पताल में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का पार्थिव शरीर रखा गया है। आज सुबह 10 बजे शव परिवार को सौंप दिया जाएगा। इस पूरे मामले में बीजेपी का कहना है कि सुरक्षा हटाने से पहले रिव्यू नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये घटना घटी है। तो वहीं कांग्रेस ने भी सुरक्षा वापस लेने पर कई सवाल उठाए हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। हमें तो रवाब बजाने को कहा था, सीखो रवाब सीखो, नहीं सीखनी तो सुना करो। हमारा बाबा तो रवाब बजाता था, हम किसको फॉलो करने लग गए हैं, किसको रूहानी रहबर मान लिया। पर बहुत तकलीफ में मैं क्या निशब्द होया हुआ मेरे बिल्कुल ही अल्फाज सुझ नहीं रहे, क्योंकि जज्बात ही जज्बात चल रहे हैं। प्रभु उन्होंने माता पिता मैं देखा, उन्होंने नाल गल की, वो सारिया बचपन दी यादां सुना के इन्ने रोए हैं अंदर। बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने राज्यसभा की दूसरी लिस्ट जारी की। लिस्ट में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का नाम नहीं है। सूत्रों के मुताबिक रामपुर की खाली हुई सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात में राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का वीडियो सामने आया। वीडियो में शिवलिंग के दावे वाली जगह दिखी, दीवारों पर त्रिशूल का निशान और मंदिर जैसी कलाकृतियां भी नजर आईं। इधर पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश कनाडा में रची जाने की बात सामने आई। पंजाब के सबसे खूंखार लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने अलग अलग कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया। दावा यह है कि कुछ दिन पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों को पंजाब में किसी बड़ी वारदात का अंदेशा था, लेकिन निशाने पर सिद्धू मूसेवाला होंगे इसका अंदाजा कोई नहीं लगा पाया। सिद्धू की थार गाड़ी का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसमें साफ दिखा कि सिद्धू की गाड़ी के बाद एक सफेद रंग की बोलेरो कार तेज रफ्तार से निकली। सिद्धू की थार के पीछे पीछे बोलेरो भी बाईं तरफ मुड़ गई। उसके बाद कुछ दिखा तो नहीं, लेकिन ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज जरूर सुनाई दी। बताया गया कि सिद्धू की गाड़ी को घेर कर बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसा दी। ऐसी फायरिंग हुई कि सिद्धू को संभलने तक का मौका नहीं मिला। 2-4 नहीं बल्कि 30 से 40 गोलियां चलाई गईं। गोलियों का ऐसा शोर कि सुनने वालों की रूह कांप उठे। ये सारी गोलियां चलाई गईं सिद्धू मूसेवाला को लक्ष्य करके, और यहाँ पर देखिए वो ड्राइव कर रहे थे और इस सीट पर बैठे हुए थे, यहीं पर उनकी हत्या की गई। एक गाड़ी तो रिवर्स गियर में गली से निकलती दिखी। ये गाड़ी सिद्धू की थार के ठीक पीछे चलती हुई दिखाई दी। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या का कनेक्शन कनाडा से होने के कई कारण हैं। सबसे बड़ी बात तो यह कि कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ही हत्या की जिम्मेदारी ली, जो जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का खास दोस्त है। गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई और सचिन बिश्नोई का नाम सिद्धू की हत्या से जोड़ा जा रहा है। दावा यह है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ से लगातार बातचीत हो रही थी। दोनों ने मिलकर ही इस हत्या की साजिश को बुना और फिर अंजाम दिया। खबर है कि कुछ दिन पहले दिल्ली में शाहरुख नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया था, जिसका ताल्लुक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। जांच में पता चला कि वो सिग्नल नाम के ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। इस ऐप का इस्तेमाल गोल्डी बराड़ से बात करने के लिए किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस को यह भी संकेत मिल गए थे कि पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई गैंग कुछ बड़ा करने वाला है। लेकिन जब तक कोई कुछ समझ पाता, तब तक सिद्धू मूसेवाला पर हमला हो गया। सिद्धू मूसेवाला की जान का दुश्मन बना लॉरेंस बिश्नोई गैंग ज्यादा पुराना गैंग नहीं है, लेकिन कुछ ही सालों में सैकड़ों बदमाशों वाला ये गैंग कई राज्यों में पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। 2009 में लॉरेंस बिश्नोई पंजाब यूनिवर्सिटी में एक आम छात्र की तरह पढ़ने पहुंचा था, जहां उसकी मुलाकात उसी गोल्डी बराड़ से हुई थी जो अभी कनाडा में है। गोल्डी और लॉरेंस ने 2010 में
छात्र राजनीति में एक साथ काम करना शुरू किया था। दोनों पर अवैध हथियारों से लेकर मारपीट तक के कई केस दर्ज हुए और वहीं से दोनों का अपराधनामा शुरू हो गया, या यूं कहें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की नींव पड़नी शुरू हो गई। गैंग वॉर का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि लॉरेंस और गोल्डी जुर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। केवल 29 साल के लॉरेंस बिश्नोई पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके जेल में बंद होने से उसके गैंग पर कोई असर नहीं पड़ता। उसके गैंग में 600 बदमाश शामिल हैं। इनमें बहुत सारे शार्प शूटर हैं। दावा है कि ये सारे ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। इनके पास न तो काम की कमी है और न ही फंडिंग की कोई कमी। प्रोटेक्शन मनी के नाम पर ये मोटी रकम वसूल कर रहे हैं। लेकिन सिद्धू मूसेवाला उनके निशाने पर क्यों आए, इसकी भी जड़ें गैंग वॉर से ही जुड़ी हैं। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर जो मैसेज फैलाया, उसके मुताबिक उन्होंने विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या का बदला लिया। 7 अगस्त 2021 को अकाली दल के नेता विक्की मिद्दू खेड़ा की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारे को पकड़ भी लिया गया था और दावा यह है कि उसने सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगुन का नाम लिया था और बताया था कि सिद्धू के मैनेजर ने हत्या करने को कहा था। जब तक पुलिस शगुन तक पहुंचती, वो ऑस्ट्रेलिया भाग चुका था। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लगता है कि शगुन केवल मोहरा था, जबकि हत्या के पीछे सिद्धू मूसेवाला थे। विक्की अकाली दल के नेता होने के साथ ही म्यूजिक इंडस्ट्री में भी काफी दबदबा रखते थे। पंजाब के कई बड़े सिंगर उनके संपर्क में रहते थे, लेकिन सिद्धू से उनकी पटरी मेल नहीं खा रही थी। कयास लगाए जाने लगे कि पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में वर्चस्व की लड़ाई ही विक्की की हत्या की वजह बनी। एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का मुंबई से चेन्नई ट्रांसफर हो गया है। मुंबई के पूर्व एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का मुंबई से चेन्नई ट्रांसफर किया गया। इससे पहले वो मुंबई में ड्रग्स ऑन क्रूज मामले की जांच का हिस्सा थे। हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर उठे विवाद पर आज नासिक में धर्म संसद बुलाई गई है। देश भर के साधु संतों के विचार रखने के बाद होगा फैसला। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी से कोचिंग करने वाली श्रुति शर्मा ने यूपीएससी में टॉप किया। वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने घर जाकर श्रुति को मुबारकबाद दी। लेकिन विक्की और लॉरेंस बिश्नोई के रिश्ते भाइयों जैसे थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ विक्की की नजदीकियां ऐसी थीं कि हत्या के बाद से ही सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस का टारगेट बन गए। दावा यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उसी वक्त सिद्धू मूसेवाला को धमकियां देनी शुरू कर दी थी। लेकिन सिद्धू मूसेवाला ने उन धमकियों पर कभी ध्यान नहीं दिया। कहा तो यह भी जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन गैंग का साथ सिद्धू को मिला हुआ था। ये गैंग लकी पटियाल का गैंग बताया जा रहा है। इस गैंग का सरगना है गौरव, जो आर्मेनिया में मौजूद है। वहीं से बैठकर वो अपना गैंग चलाता है। जैसे ही सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली, लकी पटियाल गैंग भी एक्टिव हो गया। लकी पटियाल गैंग ने भी ऐलान कर दिया कि हत्या का बदला लिया जाएगा। हालांकि लकी पटियाल के गैंग ने किसी भी मैसेज में ये नहीं लिखा कि सिद्धू का रिश्ता उनके गैंग से है। मतलब साफ है कि अब दिल्ली से पंजाब तक गैंग वॉर छिड़ने की आशंका है। पुलिस को डर यह है कि जेलों में बंद दोनों गैंग से जुड़े बदमाश भी बेकाबू हो सकते हैं। बदमाश एक दूसरे के खून के प्यासे न हो, इसके लिए जेलों में निगरानी बढ़ा दी गई। खबर है कि दोनों गैंग से जुड़े बदमाशों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है। और उसके साथ ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच भी तेज हो गई है। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े कई बदमाशों से पूछताछ शुरू कर दी। इसके अलावा हत्या में इस्तेमाल गाड़ियों और हथियारों की भी जानकारी जुटाई जाने लगी। और पुलिस के हाथ वो बोलेरो गाड़ी लग गई जिसका इस्तेमाल सिद्धू की हत्या में हुआ था। ये वही गाड़ी है जो सीसीटीवी फुटेज में सिद्धू की थार के पीछे जाती हुई दिखी थी। ये वो सफेद रंग की बोलेरो कार है जिसमें हमलावर सवार थे, जिसमें वो 7 शूटर सवार थे जिन्होंने इस गाड़ी का इस्तेमाल करा। लेकिन खबर यह है कि बदमाशों ने हत्या के लिए पूरी प्लानिंग की थी। प्लानिंग के ही तहत वो बोलेरो गाड़ी को लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गए थे। गाड़ी की पिछली सीट पर कुछ नंबर प्लेट भी रखी दिखी। बताया गया कि अपराधियों ने बोलेरो छोड़ने के बाद एक ऑल्टो गाड़ी को लूट लिया था। लेकिन ऑल्टो की तलाश भी ज्यादा लंबी नहीं चली। कुछ घंटों बाद पुलिस ने मोगा जिले से ऑल्टो कार भी बरामद कर ली, लेकिन बदमाशों का सुराग नहीं मिल पाया। हालांकि हत्या में इस बार जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया वो पंजाब पुलिस की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि पहली बार पंजाब में हुई किसी वारदात में AN-94 राइफल के इस्तेमाल की बात सामने आई। सिद्धू की कार से जो गोलियों के खोखे मिले उनमें 3 खोखे इसी राइफल की गोलियों के बताए गए। ये रूस में बनी एक असॉल्ट राइफल है। AN-94 रूस की मशहूर AK सीरीज की राइफल की जगह लेने के लिए बनाई गई थी। मतलब AK-47 और AK-56 जैसी राइफल से कहीं ज्यादा आधुनिक है ये राइफल। रूस की सेना की कई टुकड़ियां इसका इस्तेमाल कर रही हैं। ये राइफल महंगी भी है और बेहद खतरनाक भी है। किसी भी गैंग की पहुंच इस तरह के हथियारों तक होना सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है।
दूसरी तरफ सिद्धू मूसेवाला के घर मातम पसरा है। घंटों तक सिद्धू के परिवार को मनाने की कोशिश हुई, तब जाकर परिवार सिद्धू का पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार हुआ। बताया जाता है कि सिद्धू पहले अपनी बुलेट प्रूफ कार से जाने वाले थे, लेकिन आखिरी पलों में उन्होंने अपना प्लान बदल लिया। यहां तक कि वो अपनी सिक्योरिटी को भी साथ लेकर नहीं गए। सिद्धू पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़े थे, लेकिन जीतने में कामयाब नहीं हो पाए थे। सिद्धू मूसेवाला एक दबंग छवि वाले नेता थे। अपने गानों में भी वो अक्सर हथियारों के साथ दिखते थे। यहां तक कि उनके चुनाव में गन कल्चर भी एक मुद्दा बन गया था। न्यूज़ 18 को दिए इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि बंदूक में कोई बुराई नहीं है। बार बार लोग कहते हैं कि साहब आप गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हो। नहीं, गन्स इज नॉट अ बैड थिंग। अपन हमको मालूम होना चाहिए कि इसको यूज़ कैसे करना है और उसके नुकसान क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। सो गन इज़ नॉट अ बैड थिंग। अगर इतनी बुरी है गन तो सरकार लाइसेंस क्यों देती है? कुछ ही साल में सिद्धू पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन गए। उन्होंने एक के बाद एक कई हिट गाने दिए। गानों में उन्होंने हथियारों और डकैतों का भी खूब जिक्र किया, जिसके लिए वो विवादों में भी रहे। लेकिन सिद्धू मूसेवाला ने कभी विवादों की परवाह नहीं की, बल्कि विवादों का जवाब भी उन्होंने गानों से ही दिया। एक ऐसा ही गाना इस वक्त वायरल हो रहा था जो उन्होंने विवादों का जवाब देने के लिए लिखा था। गाने में उन्होंने 295 शब्द का इस्तेमाल किया था, जो असल में भारतीय दंड संहिता की धारा 295 पर था। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपों में धारा 295 लगाई जाती है। सच बोलेगा ता मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। सिद्धू के खिलाफ धारा 295 का केस दर्ज हुआ था, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने ये को लोग 2, 9 और 5 की तरह देख रहे हैं, मतलब 29 मई, वही दिन जो उनकी जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। केवल 295 ही नहीं, बल्कि लास्ट राइड गाना भी अचानक चर्चा में आ गया। 15 दिन पहले ही उन्होंने ये गाना अपने YouTube चैनल पर रिलीज किया था। इस पंजाबी गाने का मतलब ये था कि मौत न जाने कब दस्तक दे दे। 14 दिन के बाद ही सिद्धू के जीवन की लास्ट राइड आ गई। पीएम नरेंद्र मोदी शिमला में केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिमला दौरे पर किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त के रूप में 21,000 करोड़ की राशि जारी करेंगे। कार्यक्रम में करीब 50,000 किसान शामिल होंगे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का आज मानसा के मूसा गांव में अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ जेल में हत्या के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की और उसकी बैरक की तलाशी भी ली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की आज ईडी कोर्ट में पेशी होगी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है। उधर मारियुपोल में रूस के 9 सैनिकों ने समुद्र के किनारे खड़े यूक्रेन के कई जहाजों की जांच की। बताया गया कि मारियुपोल पर कब्जे के बाद से रूसी सेना वहां एक ऑपरेशन चला रही है, ताकि इस बात का पता चल सके कि भीषण बमबारी के बावजूद कौन-कौन सी चीजें सही सलामत हैं। और इसी कड़ी में रूस के 9 सैनिकों ने समुद्र के किनारे खड़े उन बड़े-बड़े जहाजों की जांच की, जिन्हें भीषण बमबारी ने भारी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि उनमें ज्यादातर जहाज किसी काम के नहीं बचे थे, क्योंकि पुतिन की सेना ने मारियुपोल पर कब्जा करने के लिए बमों और रॉकेट की बारिश कर दी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। ज्यादातर चीजें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। इस बीच रूसी सेना का आरोप है कि यूक्रेन ने जानबूझकर तटों के आसपास बड़े जहाजों को डुबो दिया, ताकि समुद्री रास्तों में रुकावट पैदा की जा सके। और इस साजिश का पता चलने के बाद रूस के कुछ सैनिक समुद्र की गहराइयों में गोता लगाने की तैयारी करते हुए दिखाई दिए। देश की राजधानी दिल्ली में बारिश और तेज आंधी से मौसम का मिजाज बदल गया। दिल्ली में तेज बारिश और आंधी से जगह जगह पेड़ और खंबे गिरे। कई इलाकों में बारिश की वजह से लंबे जाम की तस्वीरें भी सामने आई। अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के नासिक में सिन्नर हाईवे पर एक जीप पलटने का वीडियो सामने आया। जीप में सवार सभी 15 लोग सुरक्षित हैं। यूपी के मेरठ में शादी में धमाकेदार एंट्री को यादगार बनाने के लिए दूल्हा दुल्हन ने ओपन कार में बैठकर फायरिंग की। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने केस दर्ज किया। उधर दावा किया गया कि पुतिन ने बाइडेन पर 3 ऐसे तीर छोड़े कि उनके हौसले पस्त हो गए और खबरें उड़ने लगी कि बाइडेन यूक्रेन में युद्ध विराम चाहते हैं।
वो बाइडेन ही थे जिन्होंने यूक्रेन जंग के बाद ज़ेलेंस्की से कहा था कि उन्हें हथियारों की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाइडेन वादा खिलाफी करेंगे और एक बार फिर यूक्रेन को धोखा देंगे, क्योंकि पुतिन ने तेल, गैस और गेहूं के नाम पर ऐसा खेल खेला कि बाइडेन उलझते चले गए। उन्होंने इन तीनों चीजों को युद्ध में अपना तीर बनाया और बाइडेन पर निशाना साधा, जिसके बाद उनकी हवा निकल गई। तेल और गैस ने तो अमेरिका को घुटनों पर हिला दिया। रही बात गेहूं की, तो उसका उत्पादन भी रूस और यूक्रेन में ही सबसे ज्यादा होता है। मतलब ये कि ये तीन चीजें रूस की ताकत और उसके दुश्मनों की कमजोरी बन गई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका इतना परेशान हो चुका है कि वो यूक्रेन पर युद्ध विराम के लिए दबाव बना रहा है। यही नहीं, खबर तो ये भी आई कि बाइडेन के एक बड़े अधिकारी ने रूस के सुरक्षा मामलों से जुड़े एक बड़े अधिकारी से बात की। खबर है कि दोनों के बीच डॉनबास पर बात हुई, क्योंकि अब पश्चिमी मीडिया ही कहने लगा है कि पूर्वी यूक्रेन पर रूस का कब्जा लगभग पक्का है। पश्चिमी मीडिया के तेवर पिछले 15 दिनों में बदले हैं, जिसकी वजह पुतिन की डॉनबास रणनीति बताई गई, जो ऐसी चली कि यूक्रेन की सेना के पसीने छूट गए। यही नहीं, बाइडेन ने भी ज़ेलेंस्की का साथ नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने अब तक यूक्रेन को मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम नहीं दिया, जिसने यूक्रेन की रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। माना जा रहा है कि अमेरिका ने जानबूझकर हथियारों की डिलीवरी को अटकाया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि युद्ध लंबा चले। वहीं पीलीभीत में दो पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो सामने आया है। यूपी के पीलीभीत में जमीन का बैनामा कराने गए दो पक्षों में कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हुई। उत्तराखंड के बागेश्वर में जंगल में भीषण आग की लपटें अचानक पेट्रोल पंप तक पहुंच गई। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। हैदराबाद में केसीआर सरकार का गुणगान करने वाले मंत्री मल्ला रेड्डी के काफिले पर जूते चप्पलों से हमला हुआ। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उधर अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट देने से साफ इनकार कर दिया है। यूक्रेन ने रूसी हमलों का जवाब देने के लिए अमेरिका समेत कई देशों से इस तरह के हथियारों की डिमांड की थी, ताकि वो अलग अलग शहरों में जारी जंग में पुतिन की सेना पर जोरदार पलटवार कर सके, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही रूसी सेना उन घातक हथियारों का इस्तेमाल करती आ रही है जिनकी मारक क्षमता काफी ज्यादा है, यानी वैसी मिसाइलें और रॉकेट जिनके जरिए कई किलोमीटर दूर से ही दुश्मन पर निशाना साधा जा सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन को कई इलाकों में भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके बाद से ही ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिका से लंबी दूरी तक वार करने वाले रॉकेट की मांग की थी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया। असल में अमेरिका ये नहीं चाहता कि रूस के किसी शहर पर यूक्रेन के हमले का वो सीधे तौर पर जिम्मेदार बने। तो अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका और रूस के बीच कड़वाहट और बढ़ जाएगी। हालांकि जंग की शुरुआत से ही अमेरिका यूक्रेन की सैन्य मदद कर रहा है। लेकिन हाल ही में बाइडेन ने अपनी सुरक्षा एजेंसियों को ये साफ निर्देश दिए थे कि अमेरिकी मदद की जानकारी किसी के हाथ न लगे। वहीं रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, जो वहां की सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन भी हैं, उन्होंने अमेरिका के इस कदम का स्वागत किया। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये धमकी भी दी है कि अगर रूस के किसी भी शहर पर हमला हुआ तो पुतिन की सेना चुप नहीं बैठेगी और वो उनसे भी बदला लेगी, जो रूस को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। यानी रूस ने इशारों इशारों में अमेरिका को चेतावनी दे डाली। गए। इसके बाद वो दुश्मन के दूसरे ठिकाने पर पहुंचे। जेड निशान वाली गाड़ियों की वजह से वहां भी रूस के सैनिकों के छिपे होने का पता चल गया, जिसके बाद भीषण लड़ाई शुरू हो गई। यूक्रेन ने दूसरे ठिकाने पर रूस के एक जवान को मार गिराने का दावा किया। वहीं यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें एक टैंक पर मिसाइल गिरती दिखी। ज़ेलेंस्की की फौज ने इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रूस के रॉकेट हमलों से खार्किव में भारी तबाही मच गई है। पुतिन की सेना ने यूक्रेन के इस दूसरे सबसे बड़े शहर पर ज़ेलेंस्की के दौरे के कुछ ही देर बाद हमला किया है, जिससे खार्किव के कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं से सामने आई एक तस्वीर में दिखा है कि रॉकेट हमले से एक घर में भीषण आग लग गई। उसकी लपटें इतनी तेजी से ऊपर उठती हुई नजर आईं, जबकि धुएं का गुबार आसपास के इलाकों में फैलता चला गया, जो कि तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसके थोड़ी देर बाद वहां दमकल के कर्मचारी पहुंचकर
आग बुझाने में जुट गए, लेकिन उस घर के आसपास इतना धुआं फैल चुका था कि उन्हें आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। किसी तरह कुछ दमकल कर्मी सीढ़ियों के रास्ते ऊपर पहुंचे और आग बुझाते हुए नजर आए। इसी तरह वहां की कुछ और इमारतें भी रूसी सेना का निशाना बनी हैं। उधर खबर है कि नेटो देश पोलैंड ने रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन का साथ छोड़ दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने यूक्रेन को मुफ्त में ईंधन की सप्लाई करने से साफ इनकार कर दिया, जबकि जंग की शुरुआत से ही पोलैंड यूक्रेन के साथ खड़ा है। और नेटो के दूसरे देशों की तरह वो भी रूसी सेना को करारा जवाब देने के लिए उसे घातक और खतरनाक हथियारों की सप्लाई कर रहा है। कुछ रोज पहले ही पोलैंड ने यूक्रेन को T-72 MI टैंकों की एक बड़ी खेप भेजी थी, जिनके साथ जेलेंस्की के सैनिकों ने युद्ध का अभ्यास भी किया था। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया था, जिसमें यूक्रेन के सैनिक एक सुनसान इलाके में पोलैंड से मिले एक टैंक में तबाही मचाने वाले गोले भरते दिखाई दिए। इसके बाद उस टैंक को वहां से दूर ले जाया गया और फिर टारगेट पर निशाना साधकर गोला दाग दिया गया। टैंक से फायर होते ही गोले ने चंद सेकंड के अंदर ही अपने टारगेट को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद वहां धुएं का गुबार उठता दिखा, जिसने थोड़ी ही देर में उस इलाके को अपनी जद में ले लिया। लेकिन 96 दिनों से जारी इस जंग में हथियारों से मदद करने वाले उसी पोलैंड ने यूक्रेन को धोखा दे दिया, या यूं कहें कि उसे बीच मझधार में छोड़ दिया। और उसकी असलियत तब सामने आ गई जब उसने यूक्रेन को मुफ्त ईंधन देने से मना कर दिया। मतलब यह कि इस जंग में हर कदम पर यूक्रेन के साथ खड़े रहने वाले पोलैंड ने उससे मुंह मोड़ लिया। असल में 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे, जिससे बौखलाए पुतिन ने पोलैंड और बल्गेरिया को गैस की सप्लाई बंद कर दी थी। ये दोनों पहले ऐसे देश थे जिनके खिलाफ रूस ने यह कदम उठाया था। उस वक्त पोलैंड के पास ईंधन का पर्याप्त भंडार था और वो मदद के तौर पर यूक्रेन को गैस के साथ दूसरे ईंधन की सप्लाई भी कर रहा था। लेकिन दावा किया गया कि युद्ध के लंबा खिंचने से पोलैंड के पास ईंधन की कमी हो गई, जिसका एक बड़ा हिस्सा रूस से आता था। पोलैंड को यह अंदेशा नहीं था कि जंग इतने दिन चलेगी। यही वजह रही कि उसने यूक्रेन को मुफ्त ईंधन देने से इनकार कर दिया, ताकि उसके यहाँ ईंधन का संकट न खड़ा हो। यूक्रेन की सेना ने रूस के टैंक को पल भर में तबाह कर दिया। ये दावा यूक्रेन की सेना ने किया है और इस लड़ाई का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें एक रूसी सैन्य वाहन आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। कुछ ही पलों में एक गोला इस पर आकर गिरा और टैंक के परखच्चे उड़ गए। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के मरने का भी दावा किया है।